गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ओपनिंग एंट्री, जिसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन 100% कंप्लीट नहीं हुआ था। ओपनिंग एंट्री के बारे में कल तक जो हमने पढ़ा वो ये था कि पहले जो अकाउंटिंग होती थी वो मैनुअल बुक्स में होती थी, अलग अलग रजिस्टर बनाए जाते थे अलग अलग ईयर्स के लिए, ठीक है। तो जैसे ही एक साल ख़त्म हुआ हम हिसाब बनाते थे। अब हिसाब कैसे बनता है ये भी सुन लो एक बार में, ठीक है। अकाउंटिंग में थोड़ा अच्छे से ही पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं थोड़ा। मैंने अभी तक आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट सिखाया नहीं सिखाया, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट में क्या कहा हमने कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की कर रहे हैं, बिजनेसमैन की नहीं। हम बिजनेस की साइड है, बिजनेसमैन गया तेल लेने, यही सीखा अपन ने। फिर मैंने आपको एक डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बताया। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। ऐसे करते करते अकाउंटिंग के कई सारे कंसेप्ट्स होते हैं, जिसमें से एक कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको ये अज्यूम करना है कि जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उसकी लाइफ अनलिमिटेड है। मींस हम बिजनेस करते हैं, भगवान के भरोसे करते हैं कि नहीं करते? गारंटी होती है कि चलेगा ही चलेगा या नहीं चलेगा, या जिंदगी भर चलेगा? कभी भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो अकाउंटिंग में आपको ये अज्यूम करना है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उसकी लाइफ डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, जिंदगी भर चलेगा। अब रीजन सर ऐसा क्यों अज्यूम करना है? ऐसा आपको इसलिए अज्यूम करना है कि इस बिजनेस के लिए आप जो भी असेट खरीद के ला रहे हो उनकी तो डेफिनेट लाइफ है, आपके बिजनेस की इनडेफिनेट लाइफ है। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको कि मैं मेरे बिजनेस के लिए ये फर्नीचर खरीद के लाया। मैं मानता हूं इस फर्नीचर की लाइफ है 20 साल, ठीक है। पर मेरे जो बिजनेस है ना, उस बिजनेस की लाइफ क्या है? इनडेफिनेट, ताकि इस फर्नीचर का पूरा बेनिफिट मुझे 20 साल में मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे 20 सालों तक इसका बेनिफिट मिलता ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा खास बिजनेस करूं कि जो मैंने इसी एक साल के लिए ही किया हो, मैं खुद जानता हूं कि अगले साल ये बिजनेस में क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, तो फिर ये बिजनेस अब गोइंग कंसर्न नहीं है ना। तो इस बिजनेस में मैं जो भी खरीद के लाऊंगा वो सारी चीज़ें मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए कोई चीज़ असेट रहेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस ही अगले साल नहीं रहेगा। जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो चीज़ों का बेनिफिट कैसे अगले साल मिलेगा? सबका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? इसी साल मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो हमारे असेट और एक्सपेंस का जो बेस होता है ना, वो कौन सा कंसेप्ट होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसमें हमें ये मानना होता है कि बिजनेस तो लंबा चलेगा, जो भी चीज़ें खरीद के लाओगे उसकी लाइफ कम होगी, बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड ईयर्स तक होगी। डन। अब यार आप यूँ कहते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो तो भाई साहब लंबा चलेगा, तो एक बार बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो वो तो चलता जाएगा। तो फिर ये एक कंसेप्ट और लेके आते हैं। दूसरा कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट ईयर्स तक है तो चलता ही जाएगा। तो आप हिसाब कब लगाओगे? रिजल्ट कब पता लगाओगे? कब बताओगे कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बुरा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ रही है कि कम हो रही है? कब बताओगे? तो आप एक काम करो, आप इस बिजनेस की लाइफ को स्मॉल स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड करो। तो हमने वो पीरियड कितने का रखा? 1 साल का, ताकि हर साल के अंत में हम अकाउंट्स में रिजल्ट जनरेट करके देंगे कि पूरा साल बिजनेस किया तो पहले कहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया, साल भर में कितना कमाया और कितना गवाया। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से इस पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग जो होती है वो ईयर टू ईयर बेसिस पे होती है। अब ईयर टू ईयर बेसिस पे होना ये ज़रूरी नहीं है, बस पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। अब यार समझो, अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव, मैं जो हिसाब किताब रखता हूँ ये मैं क्यों रखता हूँ? जो चीज़ हो चुकी हिसाब में करूँगा, कब का करूँगा? जो ट्रांजेक्शन हो चुके उसका हिसाब रखूँगा ना। अब यार बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार जो हो गया सो हो गया, अब उसका हिसाब रख के क्या करोगे आप? क्या ज़रूरत है आपको उसका हिसाब रखने की? सोचो आप, जो ट्रांजेक्शन पास्ट ईयर्स में हो गए उसका हिसाब करके मैं रिजल्ट क्यों जनरेट करूँ? ताकि मैं उस हिसाब किताब से आगे के डिसीजंस ले सकूँ।
जब मैं हिसाब जनरेट करूंगा, सर हिसाब मीन्स जब मैं रिजल्ट जनरेट करूंगा तो उसमें दो चीज़ें बनाऊंगा, मैंने कल भी कहा था। एक बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाऊंगा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ही ऐसे टी शेप में बनेगी। दिख रहा है टी बड़ा सा? प्रॉफिट एंड लॉस में एक साइड लिखूंगा इनकम, एक साइड लिखूंगा एक्सपेंस। जितने भी साल भर में इनकम होंगे ना, सबको यहाँ लाइन से लिख दूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी। जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे मैं लाइन से लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इनको कंपेयर कर लूंगा कि टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस, है ना? तो इससे तो पता पड़ जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अंत में क्या बनेगी? बैलेंस शीट, जिसमें एक साइड लिखूंगा सारे असेट और एक साइड लिखूंगा सारी लाइबिलिटी। देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस के पास खुद का तो कुछ होता नहीं है, जो भी आता है या तो मालिक का होता है या कहीं से उधार लेके आता है, ठीक है? तो इससे पता पड़ जाएगा मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, कि मेरे पास असेट 10 करोड़ के हैं, 20 करोड़ के हैं कि 50 करोड़ के हैं। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यार मैं ये जो रिजल्ट है साल दर साल जनरेट करता हूँ, तो जो साल ही बीत चुका उसके रिजल्ट जनरेट करके क्या कर लोगे सर? क्यों जनरेट कर रहे हो? ताकि उस रिजल्ट के बेसिस पे मैं अगले साल के डिसीजन और भी बेटर तरीके से कर सकूं। जब मेरे सामने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के आएगा ना, जब पूरे साल की पिक्चर सामने आएगी कि इस साल में इतना इतना इनकम हुई और इस रीज़न से ऐसे ऐसे एक्सपेंस हुए, तब मैंने देखा कि यार ये रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस के नाम पे 25,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, ये क्या चीज़ है? तो देखा तो पता लगा कि रोज़ की 200 रुपये की चाय आ रही है। रोज़ की 200 रुपये की चाय मतलब 6,000 रुपये महीने की, 72,000 रुपये साल की, 70-75,000 रुपये की तुम चाय पी जाओ। इससे अच्छा तो चूल्हा चौका यहीं ले आओ, यहीं बन जाया करेगी चाय, है कि नहीं? तो वो 70-75,000 का खर्चा 10-20,000 का ही रह जाया करेगा, और किसी एक बंदे को रोज़गार भी मिल जाएगा इससे। समझे कि नहीं? तो ये मैंने क्या करा, मेरी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर को और बेटर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये अकाउंटिंग का क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको इन्फॉर्म करता है कि क्या हो चुका है और आपको बेटर प्लानिंग के लिए हेल्प करता है। तो यार अभी हम क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग अगर ईयर टू ईयर बेसिस पे होती है और हर साल के लिए अलग अलग रजिस्टर्स बनते हैं, तो जो पिछले साल के रजिस्टर्स थे, जो पिछले साल का रिजल्ट निकला, उसमें 4 चीज़ मैंने रिकॉर्ड करी थी। कौन कौन सी? असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। बेटा अभी तक की जो भी बातें बोली वो इधर उधर का ज्ञान। अब आ रहे हैं अपन टॉपिक पे कि पिछले साल में जो 4 चीज़ें रिकॉर्ड हुई, असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। अब इसमें से 4 चीज़ों में फ़र्क समझो। असेट एंड लाइबिलिटी तो नेक्स्ट ईयर में हो जाते हैं कैरी फॉरवर्ड। क्या हो जाता है बेटा? कैरी फॉरवर्ड, कि मतलब साल खत्म हुआ और साल खत्म होने पे अगर मेरे पास 10 लाख के असेट थे और 10 लाख की लाइबिलिटी भी थी, 10 लाख की लाइबिलिटी मतलब 7 लाख का कैपिटल, 3 लाख का लोन, 10 लाख की लाइबिलिटी भी थी। अब ये साल खत्म हुआ, अगला साल आएगा, मतलब नेक्स्ट डे अगला साल चालू हो जाएगा, तो क्या ये असेट्स एंड लाइबिलिटी हवा हो जाएंगे क्या? नहीं ना। 31 मार्च को कोचिंग लॉक करके गया तो 10 लाख के जो असेट थे वो 1 अप्रैल को आऊंगा तो 10 लाख के यही मिलेंगे, ठीक है? 31 मार्च के एंड में अगर मुझे किसी को 3 लाख रुपए लौटाने थे तो 1 अप्रैल की सुबह में भी 3 लाख तो लौटाने ही होंगे। उसको मैं थोड़ी बोला भाई बावला हो रहा है क्या, तुझे जो पैसे देने थे वो तो पिछले साल के थे, इस साल में तो नई किताबें ले आया, मैं नई तरीके से अकाउंटिंग कर रहा हूँ, कोई पैसा ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो समझना असेट एंड लाइबिलिटी क्या हो जाती है? कैरी फॉरवर्ड, कि जो पिछले साल थी उनको इस साल का भी बनाना पड़ेगा। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होती है ना, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, वो जिस साल को बिलोंग करती है उसी साल के P&L में जाके क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है? ये क्लोज। अगले साल इनका मीटर वापस 0 से स्टार्ट होगा। सर कैसे? जैसे अगर आज आप मुझसे पूछो कि सर कितना कमा लिया आपने, तो मैं मेरी जिंदगी भर की कमाई थोड़ी जोड़ के बैठा हूं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मैंने
जब से मैंने कमाना चालू किया है तब से लेके आज तक मैंने इतना कमा लिया, मुझे थोड़ी याद है, कौन याद रख के बैठे। लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछो कितना कमाते हो, तो मैं क्या कहूँगा, साल भर में इतना कमा लेते हैं, महीने भर में इतना कमा लेते हैं। किससे भी आप पूछोगे कि यार आपकी कमाई क्या है, तो वो शायद यूँ कहेगा पिछले साल इतना कमाया था, इस साल हमने इतना कमा लिया। ईयर टू ईयर बेसिस पे कमाई मेजर की रही जाती है, यस और नो। अब एग्जाम्पल लो कि पिछले साल अगर मैंने 15 लाख की सेल करी थी, तो इस साल जब नया साल चालू होगा और पहला ही ट्रांजैक्शन 1000 की सेल का हुआ, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा मेरी टोटल सेल्स 15 लाख 1000 हो गई। अब ऐसे किसी को तो 100 साल हो गए बिजनेस करते करते, तो अरबों में चल जाएंगे कि हमारी सेल इतने अरब इतने खरब 1000 रुपये हो गई। पागल हो रहे हो क्या? जो पिछले साल की सेल थी वो पिछले साल की थी, जो इस साल की सेल है, इस साल की इनकम का मीटर कहाँ से चालू होगा, फिर से जीरो से, ताकि आप पिछले साल की कमाई में और इस साल की कमाई में फ़र्क पता लगा सको कि पिछले साल 15 लाख रुपए कमाए, 12 लाख का खर्चा, 3 लाख का प्रॉफिट। इस साल 18 लाख रुपए कमाए, तो 18 लाख इसी साल के हैं ना, वापस जीरो से स्टार्ट होगा और 18 तक पहुँचेंगे। 18 लाख रुपए कमाए, 14 लाख रुपए खर्च हो गए, 4 लाख का क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो 100 बातों की एक बात वापस से। अब मेन टॉपिक, मतलब मैं जो कह रहा था ना कि तुम्हें आम जिंदगी जीनी है कि मेंटोस जिंदगी जीनी है, तो यार अब ये आपकी आम वाली होती है, मेंटोस वाला पूरा ज्ञान ले चुके। असेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस में से असेट एंड लायबिलिटी क्या करा जाता है, कैरी फॉरवर्ड। इनकम और एक्सपेंडिचर तो जिस साल का होता है उसी साल के P&L में जाके क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये लग गया भाई साहब, इनको लॉक, ताला लग गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर में वापस से इनकम की काउंटिंग जीरो से, एक्सपेंस की काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होगी। कैरी फॉरवर्ड सिर्फ इनको करना है, तो इनको कैरी फॉरवर्ड करना सीखते हैं। कॉमन सेंस से समझो आप लोग, आपने हर साल के लिए अलग अलग बुक्स बनाई हैं, तो जो 2 बुक्स पहले आपने बनाई थी वो इस पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करती थी, ठीक है। अब आपका नया साल चालू हो गया, आप नई बुक्स बनाओगे तो बुक्स को खुद को अपने आप से सपना आएगा क्या कि इसके पास इतने एसेट्स थे, इतने लाइबिलिटीज थे, ये अपने आप ही इसमें कुछ छप जाएगा क्या? नहीं ना, ये तो कोरा कागज है। इसमें आपको ये असेट्स एंड लाइबिलिटी कैरी करनी पड़ेगी, जितनी पिछले साल थी उतनी इस साल लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे सर? मतलब ये जो नई बुक्स हैं इनमें तो असेट और लाइबिलिटीज का बैलेंस बिल्कुल क्या है, जीरो है कि नहीं है? अब हमें इनका बैलेंस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हम तो पढ़ के आए हैं, देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। अगर पिछले साल के अंत में 10 लाख के असेट थे तो लायबिलिटी भी कितने की थी, 10 लाख की। अभी इनका कोई बैलेंस नहीं है नई बुक्स में, तो ठीक है सर, असेट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। असेट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डेबिट। कोई एक असेट तो होगा नहीं 10 लाख का, ये तो अलग अलग असेट होंगे। तो जितने भी असेट होंगे सबको लाइन से फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, सबको लाइन से क्या कर देंगे, डेबिट। और जो लाइबिलिटीज है सर उनकी भी वैल्यू इस बुक्स में क्या है, जीरो। तो हमें लाइबिलिटीज की भी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जितनी भी लाइबिलिटीज होगी आपकी उन सबको लाइन से क्रेडिट कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू लोन अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, टू एक्स अकाउंट, टू वाई अकाउंट, टू जी अकाउंट, सबको लाइन से क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट। अब हमें इतना तो पता है ना कि देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। अगर इनका टोटल 10 लाख है तो इन भाई साहब का भी टोटल कितना होना चाहिए, 10 लाख। हो गई ओपनिंग एंट्री, ठीक है। तो यार आम और मेंटोस में फ़र्क क्या है, आम जिंदगी वो सिर्फ आपको एंट्री करना सिखाता है, मेंटोस जिंदगी ये सिखाता है कि ये एंट्री क्यों पास करी जाती है। सर हमने पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के हिसाब से हमारे बिजनेस की लाइफ को पीरियड्स में ब्रेक करा। अब एक पीरियड के हिसाब बनाया हमने तो 4 चीज़ें निकल के आई, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट एंड लायबिलिटी तो हमें अब अगले ईयर में कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, पर इनकम और एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो तो हो गए क्लोज, तो उनको तो मारो गोली। असेट एंड लायबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड करनी है ना, नए साल में नई बुक्स बनेगी, तो नई बुक्स में तो उनका बैलेंस क्या है, जीरो। तो जो पिछला बैलेंस था वो नई बुक्स में वापस से क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। सारे एसेट्स, अब आम जिंदगी ओपनिंग एंट्री करनी है, कैरी फॉरवर्ड करना है, बैलेंस क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, वो रही टेबल कि असेट
अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, तो लाइन से सारे असेट्स डेबिट, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लाइन से सारे लाइबिलिटीज क्रेडिट, और देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, देन देयर विल आल्सो बी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, कि अगर असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी है तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट भी हो ही जाएगा। और यही वो ओपनिंग एंट्री है जिसके बारे में आपको कहता था कि देखना अभी तो कुछ ऐसी एंट्रीज भी आएंगी जिसमें 5-6 चीजें डेबिट होंगी और 5-6 चीजें क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। पर आपको घबराना नहीं है, ये एंट्री सारी एंट्रीज में सबसे लल्लू वाली एंट्री कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यार आप खुद ही सोचो, भाई साहब आपका साल खत्म हुआ, आप मुझे कह रहे हो पिछले साल के बैलेंसेस इस बुक में रिकॉर्ड करो, तो मेरे को क्या सपने आएंगे कि पिछले साल के तुम्हारे कितने के क्या असेट्स थे, क्या लाइबिलिटीज थी? नहीं ना, ये बैलेंस तो तुम्हें ही बताने पड़ेंगे कि नहीं बताने पड़ेंगे। तो क्या करेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने के से पहले ट्रांजैक्शंस आपको दे कि 1 तारीख को ये खरीदा, ये बेचा, 2 तारीख को, 3 तारीख को, ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको पिछले साल के सारे बैलेंसेस लाइन से जमा के दे देगा कि देखो मेरे पास असेट्स के नाम पे 1 2 3 4 5 ये असेट्स है इतने इतने के, मेरे पास लाइबिलिटी के नाम पे 1 2 3 4 5 ये लाइबिलिटीज है इतने इतने की, लो करो एंट्री। मैंने कहा अबे गधे, ये भी कोई एंट्री में एंट्री हुई? सारे असेट्स लाइन से 1 2 3 4 5 डेबिट, सारी लाइबिलिटीज लाइन से 1 2 3 4 5 क्रेडिट, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। जयराम जी की कितना सिंपल हो गया। मतलब अपन ने भले ही ओपनिंग एंट्री में 15 से 20 मिनट खर्च कर रहे हो समझने में, लेकिन ओपनिंग एंट्री में कोई दम नहीं, अकाउंटिंग में कोई दम नहीं है। लॉजिक में दम है कि क्यों सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटी को ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज कर देते हैं, क्यों करा जाता है, इसमें दम है। एंट्री में कोई दम नहीं है। उन्होंने असेट्स की लिस्ट दे रखी होगी, डेबिट कर देना, उन्होंने लायबिलिटीज की लिस्ट दे रखी होगी, क्रेडिट कर देना। ठीक है। अब यार एक वो मीम आता है, वो शायद बस्सी का है, इस बात में कोई सेंस है भला? बस्सी का है, आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, जानते हैं? तो उसकी ये टैगलाइन है। अब इस बात में कोई सेंस है भला कि वो लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, वो लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में आपको असेट नाम से हेडिंग दे देंगे और 1 2 3 4 5 असेट अमाउंट दे देंगे, और फिर नीचे लाइन में लाइबिलिटी दे देंगे 1 2 3 4 लाइबिलिटी दे देंगे। अब आपको क्या करना है, सारे असेट जो उन्होंने हॉरिजॉन्टल वे में दे रखे हैं उनको आपको वर्टिकल वे में करना है। 1 2 3 4 और 5 सारी लाइबिलिटीज जो हॉरिजॉन्टल वे में दे रखी है उसको आपको क्रेडिट करना है लाइन से। 1 2 3 खत्म हो गई एंट्री। अब बताओ कोई सेंस है? नहीं ना। तो अब आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, असेट या लाइबिलिटी में से कोई एक चीज छुपा देंगे और मोस्टली वो छुपाएंगे कैपिटल को। लाइबिलिटी में एक ऐसी लाइबिलिटी जो बट ऑब्वियस है, जिसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता, वो कौन सी लाइबिलिटी है? कैपिटल। बिना बिजनेसमैन के पैसा लगाए बिजनेस कभी स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं ना। तो हर बिजनेस में बिजनेसमैन का तो पैसा होगा ही होगा, हर बिजनेस में कैपिटल तो होगा ही होगा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा, पर होगा तो सही ना। यस और नो? तो वो यूं समझते हैं कि इतनी बात तो बच्चे को पता होनी चाहिए ना कि बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं होता। तो फिर वो क्या करेंगे, सारे एसेट्स देंगे, सारी लाइबिलिटीज देंगे, लेकिन कैपिटल नहीं देंगे, है ना। अब आप क्या करोगे, सारे एसेट्स को डेबिट कर दोगे, जितनी लाइबिलिटी थी उसको क्रेडिट कर दोगे। अब आप चेक करोगे, क्योंकि उन्होंने कैपिटल नहीं दिया तो आपका असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं होगा। लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में अमाउंट क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे इन 5 चीज़ों का टोटल 10 लाख हो रहा है, तो यहाँ पे 4 चीज़ों का टोटल कितना हो रहा होगा, 3 लाख या 7 लाख या 6 लाख, जो भी हो, 10 से कम होगा। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है, जब तक डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ना हो एंट्री कंप्लीट नहीं हो सकती। तो फिर सर यहाँ पे देखो क्या लाइबिलिटी में कैपिटल है क्या? नहीं होगा। तो बिना कैपिटल के बिजनेस हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ऑथर हमसे ये चाहता है कि हम इतने समझदार बने और जो अमाउंट बचा पड़ा है उससे अपन क्या लिख दें, कैपिटल लिख दें। तो अभी यहाँ 10 है या 3 है, बचा कितना, 7। तो 7 लाख से मैं यहाँ लिख दूंगा 2
कैपिटल अकाउंट 7 लाख। और यहाँ पे बताऊंगा भी सही कि मेरे को सपना नहीं आया था ये 7 लाख है, मैंने तो ये खुद ने जज किया है, इसलिए इधर लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर कि ये 7 लाख रुपीस कहाँ से आया। दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए जो फिगर बची वो मैंने क्या मान ली, कैपिटल मान ली। समझ में आया कि नहीं? ये हुई आम जिंदगी। अब चलते हैं मेंटोस। मेंटोस में क्या करेगा, उसको पता है, बच्चों को हर टीचर बता देता है कि देखो कैपिटल नहीं होगा तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो अब के वो क्वेश्चन है, वैसे इस बुक में तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम में दे सकते हैं आपके टीचर, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाया होगा वो देते हैं, जिनको खार पट्टी निकालनी होती है वो देते हैं अच्छे से, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, आपको लायबिलिटी के नाम पे कैपिटल भी दे देंगे, मतलब अब कैपिटल का अमाउंट ऑलरेडी गिवन होगा, दुनिया भर के एसेट्स भी गिवन होंगे। अब जब आप एंट्री करने जाओगे ना तो भी एंट्री टैली नहीं होगी। अब क्या होगा सर, एंट्री टैली नहीं होगी तो अब आप उसमें पता है ऑब्जर्व क्या करोगे, आप चेक करना उसमें लायबिलिटी साइड ज़्यादा होगी और जो असेट वाली साइड है वो कम होगी, क्योंकि कैपिटल गिवन है। अगर लायबिलिटी साइड कम है तो भाई फिर तो कैपिटल है, कैपिटल गिवन है तो लायबिलिटी साइड शॉर्ट ज़्यादा होगी, तो फिर असेट साइड कम है। तो अब सर असेट में कौन सा असेट अज्यूम करें कि इसने जो हमें नहीं दे रखा, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस आसमान से तो बरसा नहीं था कि खुद का कुछ लेके आया हो। उसके पास तो जो भी है किसका है, बिजनेसमैन का है, तो उसके पास जितने भी असेट है वो क्या है, उसके ऊपर लायबिलिटी है, तो असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी तो होगा ही सी। इन्होंने जो असेट आपसे छुपाया है उसका नाम है गुडविल। क्या नाम है सर, गुडविल ही क्यों? इस बात का जवाब आपको 12th क्लास में मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख। इसका जवाब अभी आप बहुत कच्चे हो समझने के लिए, 12th क्लास तक पहुँचोगे तो मिलेगा, या फिर मुझे लगा 3-4 महीने में कि अब आप अकाउंटिंग को अच्छे से समझने लगे हो तो मैं भी जवाब दे दूँ। हाल फिलहाल हो गई मेंटोर ज़िंदगी, जितना ज्ञान देना था मैंने दे दिया। अब आम जिंदगी पे आते हैं अपन, जैसे दूसरे टीचर को पढ़ाना चाहिए वैसे मैं पढ़ा देता हूँ कि यार ओपनिंग एंट्री में क्या होगा, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको असेट्स और लायबिलिटी दे रखी होगी। आपको क्या करना है, सारे असेट्स को डेबिट करना है, सारी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो जाए तो जयराम जी की, बराबर नहीं हो रहे तो अगर क्रेडिट साइड में कमी है तो आप क्या लिख लोगे, कैपिटल, और अगर डेबिट साइड में कम है तो क्या लिख दोगे, गुडविल। समझ में आया? गुडविल वाला क्वेश्चन बुक में तो नहीं है, तो हमेशा कहाँ पे कमी होगी, क्रेडिट साइड में, तो क्या लिखोगे आप, कैपिटल। कैपिटल के आगे क्या लिख दोगे, बैलेंसिंग फिगर, कि कैपिटल का अमाउंट कहाँ से आया सर, दोनों साइड को बराबर करने के लिए जो बचा वो मैंने कैपिटल के नाम पे जड़ दिया। डन, चले आगे बढ़े अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 13 आई थिंक 13 हो गया हमारा, अच्छा 13 बैंकिंग वाला था। अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 14 स्टार्ट हो उससे पहले ही आपको ओपनिंग एंट्री का टॉपिक दे रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 स्टार्ट हो उसके एक पेज पहले आपको टॉपिक दे रखा है ओपनिंग एंट्री का, मिल गया। उसमें देखो टेबल के ऊपर असेट्स दे रखे हैं सारे और लायबिलिटीज़ दे रखी है सारी, मिला आप लोगों को? हाँ, उन्होंने हॉरिजॉन्टल वे में दे रखा है, हम इसको वर्टिकल वे में लिख देंगे। तो आप है ना, मेरी बात सुनना, आप हॉरिजॉन्टल वाला क्वेश्चन पढ़ते जाओ, मैं आपको एंट्री पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन पे आओ, असेट्स में कैश 8000, बैंक बैलेंस 20000 लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 8000, बैंक अकाउंट डेबिट 20000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 54000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 47 नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेटर्स अकाउंट कुछ नहीं होता, डेटर्स एक नहीं होते अनेक होते हैं, सबके उनके नाम से अकाउंट बनते हैं। तो इन्होंने भी डेटर्स 47 के बाद देखो ब्रैकेट में अशोक 12,000, पवन 15,000, विवेक 20,000, आप ये 12 + 15 + 20 करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 47,000 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो अब आपको डेटर्स अकाउंट नहीं लिखना, आपको तीनों नाम अलग अलग लिखने हैं, अशोक अकाउंट 12,000, पवन अकाउंट डेबिट 15,000 और विवेक अकाउंट डेबिट 20,000। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ समझ में आया। अगला क्या दे रखा है आपको, मशीनरी 60,000, आप इन सब को लाइन से क्या करोगे, डेबिट करोगे।
फिर आओगे आप लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ में जैसे डेटर था ऊपर, यहाँ पे क्रेडिटर है। क्रेडिटर भी कोई एक नहीं होता, अनेक होता है। तो इसमें भी चमनलाल और ओमपाल है ना, दो अलग अलग दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे टू चमनलाल अकाउंट 7,000, टू ओमपाल अकाउंट 13,000, और अगला दे रखा है कैपिटल अकाउंट। मतलब यार सर इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। तो मैं गारंटी देता हूँ जब आप ये एंट्री करोगे तो कैपिटल का टोटल ज़्यादा आएगा, असेट का टोटल कम आएगा। असेट का टोटल जितने से कम आएगा उतने से क्या लिख देंगे अपन, गुडविल। अब एंट्री चेक करो, उसमें गुडविल आ रहा होगा, देखो आ रहा है, सबसे नीचे गुडविल आ रहा है, उसके आगे बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है। तो आप जब टोटल करोगे डिफरेंस जितना होगा उतने से हमने क्या लिख दी, गुडविल। ये इन्होंने सिर्फ इस टॉपिक के अंदर ही दे रखा है, क्वेश्चन में किसी में नहीं दे रखा। क्वेश्चन आओ अब तो बच्चों जैसा है, हम कर लेंगे। 14A, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल मतलब मेरा साल चालू हुआ ना, तो ये सारे बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं, ये सारे बैलेंसेस दिख रहे हैं। तो चलो इनकी एंट्री पास करते हैं। तो 1 बाय 1 मैं एंट्री करके बताता हूँ अब आपको। आप सिर्फ क्वेश्चन देखना, नीचे सोल्यूशन में एंट्री मत देखना, एंट्री मेरी देखना प्लीज़, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है आपको कैश, कितना है 15,000। तो मैं कैश अकाउंट डेबिट 15,000। अगला दे रखा है आपको बैंक बैलेंस। तो पूरा गधों की तरह बैंक बैलेंस मत लिख देना, क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट 5,000। फिर दे रखा है आपको स्टॉक अकाउंट। अब ज़्यादा होशियार बन के परचेज मत लिखने बैठ जाना, परचेज मत लिखने बैठ जाना, स्टॉक का स्टॉक ही लिखना। और अगर रेडी हो तो क्यों भी बता दूं आपको, रेडी हो सब, हाँ ओके। अब इसमें भी असेट और एक्सपेंस वाली कहानी है। असेट और एक्सपेंस वाली कहानी क्या है मनन, असेट और एक्सपेंस में फ़र्क क्या है? वेरी गुड। असेट वो जिसका बेनिफिट अगले साल मिले, इन एक्सपेंस वो जिसका बेनिफिट इसी साल मिले। तो आप जो गुड्स परचेज करके लाते हो उसको आप कौन से अकाउंट में लिखते हो, परचेजेस अकाउंट में। और परचेजेस अकाउंट को मैं क्या बोलता हूँ कि ये क्या है आपके लिए, एक्सपेंस। क्यों है वो एक्सपेंस आपके लिए, वो एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि मैं जो भी माल खरीद के लाऊंगा वो इसी साल में बिक जाएगा, मुझे उसका बेनिफिट इसी साल में मिल जाएगा। बेनिफिट इसी साल में मिल जाएगा तो वो क्या है, एक्सपेंस। और क्या एक बार, क्या मैं तो साल भर में मनमान बार चीज़ें खरीदता रहूँगा, बिकती रहेगी, खरीदता रहूँगा, बिकती रहेगी, खरीदता रहूँगा। लेकिन कभी कोई ऐसा बिजनेस देखा है कि तुम साल भर में जो भी खरीद के लाए हो उस साल के अंत तक सारा ही बिक जाए, 31 मार्च को दुकान खाली हो गई, वही सब बिक गया? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो अगर अपन एग्जाम्पल लें कि मैं थोड़ा करके 10 लाख का माल खरीद के लाया साल भर में, तो मैंने 10 लाख को क्या मान लिया, खर्चा। अब जब ईयर एंड आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे गोडाउन में 2 लाख का माल पड़ा हुआ है। अब तो साल खत्म हो गया, अब ये 2 लाख का माल कब बिकेगा, अगले साल। तो इस 2 लाख का बेनिफिट तो कब मिलेगा, अगले साल। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप जिस 10 लाख को खर्चा मान बैठे थे उस 10 में से इस साल सिर्फ 8 का ही माल बिका है, इस साल सिर्फ 8 का ही बेनिफिट मिला है। 2 का बेनिफिट तो अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो मैं ईयर के एंड में ये 2 लाख के लिए अलग से एंट्री पास करूंगा, जिसको मैं खर्चा मान चुका था उसको खर्चे को कम करूंगा और उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, असेट में। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, असेट में। और उस असेट का नाम क्या होगा, स्टॉक। उस असेट का नाम क्या होगा, डन। तो ये जो साल खत्म होके मेरे पास निकल के आया है पिछले साल से, इसका नाम क्या है, स्टॉक है, इसका नाम परचेज नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है भाई, 40,000। अगला है फर्नीचर अकाउंट कितना, 3,600। इसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स एक नहीं है अनेक है। कौन कौन है भाई, एक्स वाई एंड जी। तो यहाँ लिखेंगे अपन एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट और जी अकाउंट डेबिट। कितना कितना है इनका अमाउंट, 6,000, 8,000, 10,000। सारे एसेट्स कंप्लीट। अब लाइबिलिटीज में आते हैं। सबसे पहला है बैंक लोन, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक लोन, कितने का, 10,000। फिर दे रखा है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में ब्रैकेट में 2 हैं, एक तो अजय है और एक विजय है। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू अजय, टू
विजय कितना 5000 और 7500 कंप्लीट हो गया उनके हिसाब से। तो अब आप खुद ही जज कर लो बेटा। दुनिया भर के तो क्या दिख रहे हैं मेरे को, असेट्स, और लायबिलिटी दिख रही चंगू मंगू। तो लायबिलिटी का टोटल करो कितना आ रहा है 22,500 और असेट का टोटल करो कितना आ रहा है 60, 70, 82, 85,600। कितना आ रहा है 85,600। हम तो पढ़ के आए हैं कि देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। यहाँ तो लायबिलिटी बहुत कम है, एक मेन वाली लायबिलिटी मिसिंग है कि नहीं है यहाँ पे? क्या मिसिंग है यहाँ पे? कैपिटल। तो चलो डिफरेंस निकालो, 85,600 माइनस 22,500 बचा कितना तुम्हारे पास 73,100, सॉरी 63,100। टोटल सही किया है क्या मैंने? क्या गलत किया है? 60, 70, अरे नहीं गलत किया है मैंने, 87,600 है। 87,600 है, 87 में से जाएगा तो ये 65 बचेगा। $65,100 कम पड़ रहा है, तो ये हमने लिख दिया किसके नाम पे? कैपिटल के नाम पे। यहाँ लिखेंगे अपन टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 65,100। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है, ठीक है। अमन सो तो नहीं जाएगा बेटा? क्या पढ़ा है मैंने आज बता दो। अरे अमन कौन है? हाँ अमन बोलना बेटा, क्या पढ़ा है मैंने? ओपनिंग एंट्री में क्या पढ़ा है मैंने? क्या? अबे ओ आधे घंटे से बड़बड़ कर रहा हूं मैं। नमन प्लीज़ ये शॉप के पीछे जाके बैठ जाते हो यार, प्लीज़ यार, सॉरी तेरे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चल आया बेटा, यहाँ आ जा सूरज की गर्मी के पास, अब लगा तेरे को ताप। यहाँ जल्दी आ। यहाँ से कैसे आएगा? जतिन से जुदा रह के पढ़ लेगा तू? कुछ नहीं। तो शुक्र माना मेरे को गाली बकनी नहीं आती। ओके, इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन 14A। इलस्ट्रेशन नंबर 14A पे 3 स्टार मार्क करके लिखो डिफ़िकल्ट एंड लेंदी। इसमें कुछ ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे जो पहली बार आएंगे, और ये इलस्ट्रेशन भी बहुत लेंदी है। और डिफ़िकल्ट, लेंदी, और लिखो सिक्वेंशियल क्या है कि इसमें आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के लिए पिछला वाला ट्रांजैक्शन याद रखना पड़ेगा। इसमें कहानी किस्सों के तौर पे ट्रांजैक्शंस आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि राम मेरा कस्टमर है, उसको मैंने एक बार 10,000 का माल सेल किया। ढंग से सुनना प्लीज़। एक बार 10,000 का माल सेल करा, एक बार 20,000 का माल सेल करा, एक बार 30,000 का माल सेल करा। टोटल कितना हो गया? 60,000। फिर उसने मुझे 50,000 रुपीज़ पे कर दिए। तो अब वो मुझसे आके पूछ रहा है बैलेंस कितना बचा बताओ? 10,000। ये कैसे कि मैंने अभी राम की स्टोरी आपको एक साथ बताई। अब अगर राम की एक ट्रांजैक्शन 1 तारीख को हो, अगला ट्रांजैक्शन 20 तारीख को हो, फिर अगला ट्रांजैक्शन 25 तारीख को हो, तो आपको अब राम को बैक ऑफ द माइंड याद रखना पड़ेगा कि राम के साथ हमारे पहले भी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, तो चलो उनको ढूंढते हैं और फिर इसको इसका बैलेंस बताते हैं। समझे? मतलब इस तरीके से ट्रेल में एक से जुड़े हुए दूसरे ट्रांजैक्शन आएंगे। ओके, ओपनिंग एंट्री हो गई हमारी। इसके बाद पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं अपन। एक टॉपिक भी नया हमको इसमें पढ़ना है।
पहला है बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश। ओए ढंग से पढ़ लेना, एक एक चीज तुझसे ही पूछूंगा अब। बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश खैर फॉर 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। अंडरलाइन करो 60% अमाउंट इमीडिएटली। पार्ट पेमेंट आ रहा है समझ में? पार्ट पेमेंट होता है तो अपन क्या करते हैं मनन? हाँ, अपन ब्रेकअप कर लेते हैं। वो शुभ को पैसे नहीं मिले तो उसने ब्रेकअप कर लिया था, है ना? तो पार्ट पेमेंट में क्या करते हैं अपन? ब्रेकअप। बुरा तो नहीं मानेगा ना शुभ? हाँ, ध्यान नहीं था देना, कोई बात नहीं। चल मनन, रेडी है तू? क्यों, कहीं जाना थोड़ी है? बता देगा मेरे को कैलकुलेशन? ओके, जो जो पूछो बताता जाना। लिस्ट प्राइस बोल बेटा कितने की? लिस्ट प्राइस कितनी है? हाँ 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, मतलब 2,000। बचा है कितना? 18,000। ट्रेड डिस्काउंट को एनकाउंटर है ना 18,000। अब इसका ब्रेकअप करना है अपन को। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है? 2%। अब मत बोलना अमन जग गया है। कैश डिस्काउंट 2%। पेमेंट कितना हो रहा है? 60%। तो हमें पहले 60% को अलग करना पड़ेगा, है ना? 18,000 का 60% कैसे कैलकुलेट होता है? 18,000 इंटू 60/100, 0 से 0, 0 से 0। 1800 इंटू 6, 0 0, 8 6 48, 4 यहाँ, 6 1 6, 10,800 हो जाएगा ये। हाँ, तो 60% निकल के आया मेरा 10,800। 40% अलग से कैलकुलेट करने नहीं जाते, वो तो हम डिफरेंस निकाल देते हैं। 18 में से 10,800 गए तो बचा कितना? 7,200। ठीक है, अब बोल बेटा 2% डिस्काउंट किस पे मिलेगा? 18,000 पे मिलेगा, 10,800 पे मिलेगा, 7,200 पे मिलेगा। 18,000 पे 2% डिस्काउंट मिलेगा ना। तू मार रहा है क्या जगजीत? इसको जोर से खींच के मैं मारूं? इसमें ही मिलेगा ना। अबे तो फिर 60% पेमेंट की बात ही क्या हुई? जब हमने पैसे ही 60% दिए हैं तो कौन सा ऐसा दयालु है जो डिस्काउंट 100% पे देगा? ये तो कैश डिस्काउंट है ना बेटा, जितना पैसा दोगे उससे पे डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई 10,800 का 2% कितना आएगा? 216 रुपये। माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, बचा 10,584। डन। अब अमन से अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो अमन का दोस्त जतिन वो बताएगा बेटा अगर पार्ट पेमेंट होता है तो हम करते हैं ब्रेकअप। हो गया। फोकस ऑन नेचर। वेरी गुड। नेचर क्या है इस ट्रांजैक्शन का? पढ़ के बता। नेचर मतलब परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? परचेज। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होता है वो माना जाता है नेचर के। परचेज कितने का हुआ? 18,000 का। अब इतना तो अपन अमन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट के क्रेडिट? परचेज अकाउंट होता है डेबिट। वेरी गुड। परचेजेस हमारे लिए क्या है? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट कितने से? 18,000। अब परचेज अगर डेबिट है तो बाकी की सारी चीजें क्या होगी? क्रेडिट। हम पैसे दे रहे हैं, भले ही थोड़ा दे रहे हैं पर दे तो रहे हैं। पैसों का रूल बोल भाई, पैसों का रूल। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अभी जा रहा है तो क्रेडिट। पैसे का रूप बता, कैश में दे रहे हैं कि चेक से दे रहे हैं? कुछ ना लिखा हुआ हो तो कैश से दे रहे हैं, चेक बोले तो मतलब बैंक से दे रहे हैं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कैश में दे रहे हैं, तो टू कैश। कितना दे रहे हैं कैश में? 10,584। देखो ये सारी चीज़ें तो आपको वैसे भी रट्टा हो जाएगी, इसमें तो मेरे को टेंशन नहीं है, ये काम मेरा है। मतलब अकाउंटिंग तो आपको वैसे भी बाय हार्ट हो ही जाएगी, उसमें मुझे टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अब यार कैश में कौन सा अमाउंट लिखना है? तो अक्कड़ वक्कड़ बॉम्बे वो कोई सा भी तो लिखोगे नहीं। कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना पैसे देना पड़ा? 10,584। तो ये आ जाएगा कैश में। अब बोल अमन डिस्काउंट का रूल। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। अब अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट। अब अमन रिसीव्ड के अलाउड, डिस्काउंट कौन सा? रिसीव्ड के अलाउड। रिसीव्ड क्यों? उससे जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो देगा डिस्काउंट।
वेरी गुड, लॉजिक बोल रहा है बिल्कुल सही। हम परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला हमें डिस्काउंट देगा। हमने कैसे सीखा है कि कैश से उल्टा चलता है, हम अगर कैश पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अभी हम कैश पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना 216। अब यार बेवकूफ़ों की तरह ये 10,800 कहीं लिख के मत आ जाना। 10,584 और 216 मिलके कितना हो गया 10,800 तो हो गया ना अपने आप। लेकिन अभी एंट्री कहाँ बराबर हुई, ऊपर 18,000 है, यहाँ पे कितना आ रहा है 10,800, डिफरेंस कितना बचा 7,200। 7,200 लेना है कि देना है, देना है ना। हम परचेज करके लाए हैं, हमें पैसा देना है। असेट के लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे किसको देना है पैसा, देख के बताओ तो नाम, टू कैलाश खैर अकाउंट 7,200। डन हो जाएगी एंट्री। पार्ट पेमेंट, ब्रेकअप, नेचर, पार्ट पेमेंट, ब्रेकअप, नेचर, फोकस ऑन नेचर। परचेज है तो डेबिट, सेल है तो क्रेडिट। परचेज डेबिट है, बाकी सारी चीजें क्रेडिट। सेल क्रेडिट है, बाकी सारी चीजें डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹9,000। इतना सिंपल है। कैश का ट्रांजेक्शन या क्रेडिट का ट्रांजेक्शन? कौन बोला ये कैश इतनी जोर से गलत? कैश कहीं भी नहीं आ रहा है, एक्स किसी का नेम आ रहा है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। अच्छा क्रेडिट में हम क्या कर रहे हैं, परचेज के सेल, सोल्ड गुड्स आ रहा है सेल। सेल अकाउंट क्या होगा, टू सेल्स। सेल्स में क्या कर रखी है, टू के साथ शादी, टू सेल्स। सेल्स अगर क्रेडिट है तो डेबिट में क्या लिखेंगे, उधार का ट्रांजेक्शन है ना, नेम आना जरूरी है, तो एक्स क्या हो जाएगा डेबिट। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000। एक्स को डेबिट क्यों किया, क्या है हमारा डेटर है, वेरी गुड। एक्स को डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक्स मेरे लिए क्या है डेटर, मैंने माल बेचा है, एक्स बन गया डेटर, डेटर बन गया असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा मैं कह रहा हूं ना, यहां पे इस क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन्स आएंगे वो सीक्वेंस में आएंगे। देखो साबित करता हूं। अगला वाला ट्रांजेक्शन, रिसीव 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट। अभी तू जोर जोर से चिल्ला के स्कीम में मत बता सबको, चुप हो जा भी, है ना। फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट। कितना रिसीव कर रहे हैं अपन, 14,800, और अभी अपन ने एक्स को बेचा कितने का माल था, 9,000 का। तो ये कौन सी बात है, साला 9,000 का माल बेच के तू 14,800 रुपये ले रहा है, उसमें भी कह रहा है कि देखो 14,800 ले लो, फुल डिस्काउंट हो गया। हाँ, पहले का भी उसका अकाउंट है। सर कहाँ है पहले का अकाउंट, ऊपर जाके देखो, असेट्स में, डेटर्स में एक्स का नाम लिखा हुआ है ना, कितने से लिखा हुआ है, 6,000 से। तो वो जो भाई साहब ऑलरेडी वो मेरा डेटर था, मुझे उससे 6,000 लेने थे, मैंने 9,000 का माल और बेच दिया, तो अब कितने लेने हैं, 15,000, और उस 15,000 के बदले में कितना आ रहा है, 14,800। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 200 का। डन। तो ये तो था लॉजिक, कॉमन सेंस, दुनियादारी, जो इंग्लिश पढ़ के क्वेश्चन में ध्यान रख के आपको समझनी पड़ेगी। अब चलते हैं अपन किसकी तरफ, अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग में तो भाई क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 कि कैश का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है? कौन बोला क्रेडिट? किसका ट्रांजेक्शन है, कैश का। रिसीव 14,800 फ्रॉम एक्स। अब देखो छोरी क्या सोच रही है, सर आपने तो मुझे यूं पढ़ाया है कि अगर कैश वर्ड लिखा हुआ है तो कैश का ट्रांजेक्शन, कैश नहीं लिखा हुआ है, किसी का नेम आ रहा है तो क्रेडिट। अब बताओ इस वाले ट्रांजेक्शन में कहाँ कैश लिखा हुआ है, इसमें तो नेम लिखा हुआ है एक्स, लेकिन यहाँ पे रिसीव्ड भी तो लिखा हुआ है ना। तो रिसीव्ड, आलू टमाटर तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, कैश। कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश आया कि गया, आया तो जहां कैश वहां कैश, अगर आ रहा है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, अलाउड है ना। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 14,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, है ना। अब पैसे किसने दिए, एक्स ने। एक्स क्या था मेरे लिए, डेटर, दे दिए उसने पैसे। अब नहीं है तू मेरा डेटर, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट, तो 2x, टोटल 15,000।
एंट्री चेक करो बुक में, एंट्री चेक करो जल्दी से। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 14,800, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 200, 2x 15,000। सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? सही पढ़ा रहा हूँ? ओके। आज मेरे पास घड़ी नहीं है तो प्लीज टाइम बता दो बेटा जग्गू। 2 मिनट बचे। अरे बेटा अपन तो 5:15 में खत्म करेंगे, अभी तो 17 मिनट बचे। चलो नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। चल शुभ तू बता क्या मतलब है इसका? बैंक में पैसे जमा करा दिए बस, तो क्या करूं एंट्री इसकी? कैश का ट्रांजैक्शन या क्रेडिट का ट्रांजैक्शन? कैश का। कैश आया कि गया? अपने पास से बैंक में गया तो नहीं, मेरी बात सुन, तू जवाब बिल्कुल सही देगा। कैश का ट्रांजैक्शन है, कैश मेरे पास से आया कि गया? सर कैश गया। कहाँ गया? बैंक में गया। पैसों का क्या रूल है? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। क्या गया? कैश, तो टू कैश। पैसा आया कहाँ? बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। आ रहा है समझ में पृथ्वी? पक्का अगला जवाब दे देगा तू? चल ठीक है देखते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम वाई ₹7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अंडरलाइन कर लो, दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और क्यों अंडरलाइन कराया ये अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, अभी सिर्फ अंडरलाइन कर लो, ठीक है? क्या मतलब हुआ पृथ्वी इस लाइन का? नहीं, पूरे ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ? वेरी गुड वेरी गुड सर। वाई से हमने चेक रिसीव किया 7,850 फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट है, तो पहले से उसका अकाउंट था हमारे पास, वो पहले से हमारा डेटर था। कितने रुपए लेने थे मुझसे? 8,000। 8,000 के बदले में कितना आया? 7,850। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 150 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। सिंपल। अब पृथ्वी ये कैश का ट्रांजेक्शन है क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है? कैश का। सर चेक रिसीव कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, कैश का ट्रांजेक्शन। आया कि गया? आया। आया तो डेबिट। अब कैश नहीं आया, क्या आया? चेक आया। चेक आया तो चेक में पैसा कहाँ जाता है? बैंक में, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। कौन सा? अलाउड के रिसीव? अलाउड। सर पैसा रिसीव कर रहे हैं ना लोग, डिस्काउंट क्या करेंगे अपन? अलाउड। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 7850, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150। किसने दिए हमें ये पैसे? वाई ने। क्यों दिए? हमें वाई से पैसे लेने थे। क्या था वो मेरे लिए? डेटर। दे दिए पैसे, अब नहीं है। असेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट, तो एंट्री होगी टू वाई अकाउंट। कितने से? दोनों का टोटल 8,000। एंट्री चेक करो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 7850, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150, टू वाई अकाउंट 8,000। आ रहा? ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम जी 2000। जी से हमें 2000 का चेक रिसीव हुआ, लेकिन अगला वाला अभी ट्रांजेक्शन पढ़ो। अप्रैल 12 को चेक रिसीव फ्रॉम जी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दो अलग अलग डेट पे ये बातें लिखी हुई है कि चेक कब मिला? 10 तारीख को। जमा कब हुआ? 12 तारीख को। और ऊपर जो वाई से चेक मिला था उसके आगे क्या लिखा हुआ था जो अंडरलाइन करा था? पढ़ो, इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो बेटा समझो, फर्क समझो। वाई ने चेक दिया, मैंने हाथों हाथ बैंक में जमा करा, हाथों हाथ बैंक में जमा करा दिया। पैसा कहाँ गया? बैंक में। जो जी से चेक रिसीव हो रहा है इसको तो मैं 2 दिन बाद जमा करा रहा हूँ। अब अगर मैं 2 दिन बाद जमा कराऊंगा तो पैसा भी कब आएगा? 2 दिन बाद ही आएगा ना, कि नहीं? जी ने मुझे चेक दिया, चेक मेरे जेब में ही है और पैसा आ गया बैंक में, तो क्या बैंक वालों को सपना आएगा कि जी भाई साहब ने इस भाई साहब को चेक दे दिया है, चलो इनके खाते में 2,000 रुपये डाल दो, चेक तो ये कभी भी घूमते फिरते अपन को दे ही जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। जब तक मैं चेक बैंक में जमा नहीं कराऊंगा, बैंक उस चेक को जी के बैंक में नहीं भेजेगा, वहाँ से पैसा आएगा मेरे बैंक के पास, मेरा बैंक उसको ट्रांसफ़र करेगा मेरे अकाउंट में। तो उसका खुद का एक प्रोसेस होता है जिसमें 2-3 दिन लगते हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो इस बात को? हाँ,
एग्जाम्पल समझना अच्छे से, दुनियादारी सिखा रहा हूं, बैंकिंग प्रोसीजर। मेरा अकाउंट है कोटक में, जी का अकाउंट है एचडीएफसी में। जी जो मुझे चेक देगा वो कौन से अकाउंट का देगा? उसके अकाउंट का, एचडीएफसी के बैंक का। तो एचडीएफसी का बैंक का चेक देगा मुझे, और मैं उसको एचडीएफसी में थोड़ी ले जाके डिपॉजिट कराऊंगा। मैं तो कहाँ डिपॉजिट कराऊंगा? मेरे बैंक में, कोटक में। तो जब मैं कोटक को चेक देता हूं, आज उनके पास चेक रिसीव हुआ, तो अब वो उस चेक को भेजेंगे एचडीएफसी के पास। एचडीएफसी वाले ये चेक करेंगे कि ये चेक जी ने ही दिया है कि नहीं दिया, उसका साइन वाइन चेक करेंगे। एचडीएफसी वाले ये देखेंगे कि जी के अकाउंट में इतने पैसे है भी कि नहीं। अगर सब कुछ प्रॉपर है तो वो एचडीएफसी वाले ये 2000 रुपये दे देंगे किसको? कोटक को। और कोटक वाला वो पैसे कहाँ ट्रांसफर कर देगा? मेरे बैंक अकाउंट में। तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? 2 दिन लगते हैं चेक क्लियर होने में। आज चेक जमा कराओगे तो कल नहीं परसों पैसा आएगा खाते में। और तुम तो क्या कर रहे हो? तुम तो उससे भी बड़े सुस्ती हो। तुम तो जिस दिन चेक आ रहा है उस दिन जमा ही नहीं करा रहे हो। तुम तो जमा ही कब करा रहे हो? 10 तारीख को चेक मिला, 12 तारीख को जमा करा रहे हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है, 10 तारीख को तो जब तुम्हें चेक मिला, तुमने बैंक में तो जमा ही नहीं कराया ना, तो बैंक में तो पैसा आया ही नहीं होगा। बैंक में पैसा आया ही नहीं होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट तो कर ही नहीं सकते अपन। हम तो अभी क्या सोचते थे, सर चेक आ गया, पैसा आ गया, पैसा आया तो डेबिट, चेक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। अबे काय का बैंक अकाउंट डेबिट? तेरे पास तो चेक तेरे हाथ में ही पड़ा है, बैंक में तो गया ही नहीं। तो जब उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पड़ा, अभी तो चेक आया ही है, आपके हाथ में ही है, बैंक में तो पहुंचा ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कैसे लिख लोगे? तो इसको पता है क्या बोलते हैं अपन? ये चेक आपके हाथ में ही पड़ा है ना, इसको बोलते हैं चेक इन हैंड अकाउंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड अकाउंट। और ये चेक इन हैंड भी क्या है? एक तरीके का पैसा। चेक इन हैंड भी क्या है? पैसा। कैसे? समझो, मुझे अमन से पैसे लेने थे, जतिन को देने थे। मुझे अमन से कोई जल्दी नहीं है पैसे की, जब आए तब दे दे, पर जतिन तो मान ही नहीं रहा। रोज़ कह रहा है सर मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। अब ये मुझे कह रहा है, मैं किसको कह रहा हूँ? मैं अमन को कह रहा हूँ, ले अमन पैसे दे यार, जतिन बार बार मांग रहा है। ले अमन पैसे दे यार, जतिन बार बार मांग रहा है। ले अमन पैसे दे। अब वो कयामत की घड़ी आ गई जिस दिन अमन ने मुझे पैसे दे दिए। अब अगर मुझे अमन 2-2 हज़ार के नोट दे रहा है, 10,000 रुपये लेने थे, इसने 2-2 हज़ार के 5 नोट दे दिए, तो मैं 2,000 दे दूंगा उसको, 5 नोट उसको दे दिए। अमन ने 500-500 के 20 नोट दिए तो मैंने 20 नोट दे दिए। अमन ने मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए तो मैंने बैंक से ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन अमन ने तो अब मुझे दे दिया चेक, और जतिन तो मान नहीं रहा, उसको तो बड़ी जल्दी है पैसों की। तो अब इसने चेक दिया है, इसने चेक मेरे नाम का दिया है, तो पहले मैं चेक को मेरे खाते में लगाऊं, मेरे खाते वाला एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा, 2 दिन में मेरे पास चेक पैसा आएगा। फिर मैं जतिन को चेक दूंगा, फिर 2 दिन में जतिन के पास पैसा जाएगा। ऐसे 2 + 2 4 दिन, 5 दिन तो ऐसे ही लेट हो गया। तो मैंने पता है जतिन को क्या कहा? अरे जतिन एक टेंशन मत ले, तेरे को 4 दिन नहीं रुकूंगा मैं ना, इससे चेक जो लूँगा ना उसमें अकाउंट पे ही नहीं करवाऊँगा। अकाउंट पे ही समझते हो आप लोग? अकाउंट पे ही क्या होता है समझते हो आप लोग? अकाउंट पे ही मतलब जब चेक बनता है ना, देखा है सबने चेक? हाँ, चेक सबने देखा है? इसमें ये होता है पे, तो नाम लिख देते हैं अपन, किसको पे करना है। इसमें लिखा हुआ होता है अमाउंट इन वर्ड्स, तो अमाउंट इन वर्ड्स लिख देते हैं अपन। यहाँ पे डब्बा होता है अमाउंट इन फिगर्स का, यहाँ पे होता है डेट, यहाँ पे होती है बैंक की इंफॉर्मेशन, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और एड्रेस, यहाँ पे होता है चेक नंबर, यहाँ पे होता है MICR कोड, और यहाँ पे होता है साइन हियर आपका नाम, और ऊपर आप कर देते हो साइन। डन। अब अगर इस चेक में आपने अगर बड़े बूढ़ों को देखा हो, अगर आप इस चेक में, वो लोग क्या करते हैं समझना, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे कॉर्नर पे 2 क्रॉस कर देते हैं, देखा है आपने? तो ये क्या बन गया? अकाउंट पे ही बन गया। अकाउंट पे ही बनने से क्या हो जाता है कि अब इस चेक पे जिसका नाम लिखा हुआ है, मान लो अमन ने मेरे नाम का चेक दिया ये लिख के, तो अकाउंट पे ही करने से क्या होगा? अब ये मुर्तज़ा नाम का चेक मुर्तज़ा के अकाउंट में ही जाएगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा कहीं।
मतलब अमन का बैंक है HDFC बैंक, मैं चेक को लेके HDFC के पास जाऊं कि देखो मैं मुर्तज़ा हूँ, लाओ पैसे दे दो, तो HDFC बैंक वाला क्या कहेगा, अरे भाई साहब मैं मानता हूँ आप मुर्तज़ा हो, लेकिन अमन ने जो 2 लाइन खींच रखी है ना, इस 2 लाइन का मतलब क्या है कि अब हम आपको कैश गिन के नहीं दे सकते, आप ये चेक अपने अकाउंट में जाके लगाओ, ये पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही आएगा। समझे? तो मैं कह रहा हूँ अच्छा ऐसा भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, अगली बार जब अमन से चेक लेंगे तब ये 2 लकीरें नहीं खिंचवाएंगे, साले ऐसे ही मांग मांग पैसा दे रहा है, उसमें भी 2 लकीरें खींच रहा है, 4 दिन हम लेट हो रहे हैं, ओए खाली नाम लिख देना, 2 लकीरें मत खींचते। तो मैंने जतिन से यही कहा, जतिन तू टेंशन मत ले, तेरे को 4 दिन नहीं खींचूंगा मैं जब इससे चेक लूँगा तो मैं इससे ये 2 लकीरें खिंचवाऊँगा ही, और खींच के देगा तो मैं चेक उसके सामने पढ़ दूँगा, चल दूसरा बना साले। तो अब मैं बिना क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं अपन क्रॉसिंग ऑफ चेक, बिना 2 लकीरों वाला सिंपल चेक ले लूँगा, मेरा नाम होगा ये। और अब ये चेक हो गया, मतलब इसको बोलते हैं अपन बियरर चेक। क्या बोलते हैं इसको अपन? बियरर मतलब धारक, जो इसको होल्ड करता है। अब आपके पास अगर कोई 5-10 रुपये का नोट हो तो निकाल के देखो, उसमें नोट में लिखा हुआ होता है मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे बियरर ₹500। निकालो सारे नोट निकालो बिंदास। है पैसे किसी के जिसके जेब में ना हो, मेरे भी जेब में नहीं है, सब वॉलेट में पड़े हैं। अरे यार इतना पानी की तरह पैसा बहाया, किस काम आएगा हमारे? आजा रे, अरे ले यार कहाँ रह गया? आहा, हाँ तो हम क्या करें? हाई डेफिनेशन वाला कौन सा है? हाँ हाँ लिखा हो तो है, पर तुम्हें दिख रहा है क्या? मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उर्जित पटेल, गवर्नर। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 500 रुपीज़ बियरर। तो यार ये मैं बचपन से नोटिस करता था इस बात। खाली समय में मम्मी ने 20 रुपये दे दिए, कहीं बाहर तो जाने दे नहीं रही, धमकी दे के अलग पैसे देती थी कि पैसे दे रही हूँ खर्च मत कर देना। मैंने क्या अचार डालूँ फिर इनका, तो मैं बेटा बेटा नोट पढ़ लेता था। अब नोट में मैंने जब ये पढ़ा तो घंटी बजी, अबे ये क्या बावल है जैसी बात लिखी है, जब मैं खुद तुझे 500 रुपये दे ही रहा हूँ तो काय का वचन दूँ? है कि नहीं? मैं किसी को 500 रुपये दे रहा हूँ तो उसमें लिख के दे रहा हूँ कि मैं तो वचन दे रहा हूँ। अबे वचन काय का, यही पैसे है ना? तो ये पैसे नहीं है, दिस इज़ नॉट द मनी। मनी की कहानी अपन बाद में सीखेंगे, अभी मुझे ये वचन की बात नहीं सिखानी, मुझे बात सिखानी है बियरर। बियरर मतलब जो ये कागज़ के टुकड़े को मेरे पास लेके आएगा, मैं उसको 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। ठीक है, चलो समझा ही देता हूँ, नहीं तो तुम कश्मकश में रहोगे। ये वचन कौन दे रहा है? RBI का गवर्नर। तो भगवान ने तो छाप के उतारा नहीं है पैसा, उसने तो ऐसे ही भेज दिया। ये तो दुनिया की माया है, हमने बनाया पैसा। पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, गधे के बदले में घोड़े मिल जाते थे, हैं, गेहूं के बदले में चावल मिल जाते थे। फिर पैसों का इजाद हुआ तो पहले आए पत्थर के सिक्के, फिर आए सोने चांदी के सिक्के, फिर चलने लगे लोहे के सिक्के, और धीरे 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 वो सिक्का भी छोटा होने लग गया, महंगाई बढ़ती गई तो आए कागज़ के नोट। अब जब ये कागज़ के नोट आए तो एक विभाग बना RBI। उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे पास सोने का सिक्के हैं, लोहे के सिक्के हैं, ये बहुत भारी हो गए, एक काम कर दो, सारा पैसा हमारे पास लाके जमा करा दो। तो कौन आया? पृथ्वीराज चौहान आया हमारे पास, वो 5000 के सिक्के लेके आ गया, थैला भर के। ये लोग 5000 के, RBI वालों ने 5000 के सिक्के गिन लिए
और इसको 500 के 10 नोट साइन करके दे दिए गवर्नर कि अब देख ये 10 नोट दे रहा हूँ, हर नोट पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, जब भी तुझे पैसे वापस चाहिए हो तू ये नोट लेके मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को 500 रुपये दे दूँगा। अब तो बड़ी दूर दिल्ली से तो ये नोट लेके आया था, अब इसको 500 रुपये का हमारे कृष से कुछ खरीदना था, तो अब ये क्या कह रहा है, कृष देख पैसे तो नहीं है, गवर्नर ने एक नोट साइन करके दे रखा है, एक काम कर तू मुझे ये 500 रुपये की किताब दे दे, ये ले ले नोट, अब ये नोट जब भी तुझे पैसे चाहिए हो तू चल जाना गवर्नर के पास। कृष कह रहा हाँ ठीक है, जब भी ज़रूरत होगी मैं चल जाऊँगा। कृष कहाँ हमारे गुरदीप से कुछ लेने गया कि यार पैसे तो नहीं है, ये गवर्नर ने साइन करके दे रखा है, तू ये ले तू चल जाना। ऐसे करके इसने दिया भावेश को, भावेश ने दिया गुरदीप को, गुरदीप ने दिया अमन को, अमन ने दिया मुर्तज़ा को, मैंने दे दिया जतिन को। और हम तो भूल ही गए कि ये तो पैसा था ही नहीं, पैसा तो सारा उन्होंने रख लिया था सोने चांदी के रूप में, ये तो उन्होंने सिर्फ साइन करके एक नोट दे रखा है। इसीलिए तो हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, अपन यही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये पैसा नहीं है, ये उन्होंने एक कागज़ साइन करके दे रखा है कि पृथ्वी भले ही ये नोट हम तुझे दे रहे हैं, पर इसकी यूजेबिलिटी बनाने के लिए मैं यहाँ पे तेरा नाम नहीं लिख रहा हूँ कि मैं पृथ्वी को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं धारक को, बियरर को 500 रुपये देने का वचन कर रहा हूँ, ताकि तब तेरे को पैसों की जरूरत तू मत आ जाना, तू ये नोट किसी को भी लेके भेज देना, मेरे पास कोई भी आएगा इस नोट को कोई भी बियर करता होगा, कोई भी इसका होल्डर आएगा मेरे पास, जो ये नोट लेके आएगा मैं मेरा साइन देखूंगा, उसको 500 रुपये दे दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से अमन ने जो मुझे चेक दिया, ये चेक कौन सा हो गया? बियरर चेक, क्योंकि मैंने उस चेक के ऊपर वो 2 लकीरें नहीं खिंचवाई, मैंने वो 2 क्रॉसिंग नहीं भिजवाई, तो अब ये क्या हो गया? बियरर चेक। अब मुर्तज़ा का नाम वाला चेक पृथ्वी भी अगर इसके बैंक में लेके जाएगा तो क्या देखेगा कि यार ये चेक तो मुर्तज़ा को दिया था, तू मुर्तज़ा है क्या? नहीं हूँ, मैं तो पृथ्वी हूँ, मुर्तज़ा ने मेरे को दिया है। हाँ चल ठीक है, हमें क्या लेना देना उसको, अगर मुर्तज़ा कोई पैसे देने होते तो खींचता ना 2 लाइन, ओए खींचता 2 लाइन, नहीं खींची, मतलब उसको किसी को भी देना होगा। तो ठीक है, एक काम कर पृथ्वी, सॉरी जतिन, एक काम कर, चेक पलटा, तेरे 2 साइन कर दे, ये ले पैसे। कहानी तो भूल नहीं गए ना? कहानी क्या थी? ये मुझे 2000 के नोट दे रहा हूँ तो मैं 2000 का नोट दे रहा हूँ, 500 के नोट दे रहा है तो 500 का नोट दे रहा हूँ, ये मुझे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा है तो बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये मुझे चेक दे रहा है तो मैं 2 लकीरें नहीं खिंचवा रहा हूँ, ये रुक जा रुक जा रुक जा, लकीर मत खींच, सामने वाले को बहुत जल्दी है, खाली तू तो नाम लिख दे, ये ले जतिन चेक, चल जाना बैंक के पास पैसे ले लेना। जतिन कह रहा है मेरे भी ये नमन पीछे पड़ रहा है, मेरे को भी थोड़ी पैसों की जल्दी है, ये ले नमन चेक, चल जाना HDFC के पास मिल जाएंगे 10,000 रुपये। नमन कह रहा है मेरे को भी कौन से पैसे, ये तो ये शुभ माथे आ रहा है, ये ले शुभ चेक, चल जाना HDFC बैंक। शुभ कह रहा मेरे पीछे नमन पड़ रहा है, मनन पड़ रहा है, ले नमन मनन तू जा, चल जाना। मवन जा रहा है किसके पास? ये भावेश के पास, ले भावेश तू चल जाना। ऐसे ही ये चेक भी घूमे जा रहा है, किसका काम कर रहा है? पैसों का। तो चेक भी क्या है? पैसा ही तो है, बैंक ने इसके पैसे जमा कर लिए खाते में और इसको दे दिया, ये ले तू तेरे नोट खुद साइन करके भेजता रहे ना, आज से तू भी RBI का गवर्नर। हुआ कि नहीं हुआ? तेरे पैसों का मालिक तू है, तू लिखना कितने पैसे देने हैं, साइन करना, हमारे पास जो आएगा हम पैसे दे देंगे, डन। तो ये चेक इन हैंड भी क्या है? पैसा। छोटा सा तो कंसेप्ट है चेक इन हैंड, पर ज्ञान कितना सारा मिल गया हमको। अब अगर ये भी पैसा है तो अब मेरे पैसों के 3 रूप हो गए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड। और पैसा हो तो पैसा ही होता है, आया तो डेबिट, गया तो। अभी मुझे जी ने 10 तारीख को चेक दिया है, मैंने बैंक में जमा नहीं कराया, तो ये बैंक अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा? चेक इन हैंड। सर मेरे पास चेक आया, पैसा आया तो डेबिट, एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट, डेबिट टू जी अकाउंट। समझ ला कि नहीं? अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो अपन 10th को 10 तारीख को एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जी। कितने पैसे दे रहा है अपन को? 2000 रुपये तो दे रहा है साला, 2000 की रुपट्टी में भी चेक दे रहा है, डन। अब 12 तारीख को मैंने चेक कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। मतलब जतिन मुझसे ही कह रहा है, अरे सर मैं अच्छे से जानता हूँ अमन को, सोता तो रहता है, इसके खाते में कहाँ पैसे होंगे, मेरे को तो नीचे, मेरे को तो पैसे ही ला के दो आप। मैं कहा ठीक है, मेरे को विश्वास है अमन मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मैंने ये चेक 2 दिन बाद कहाँ जमा करा दिया? बैंक में।
चेक गया मेरे पास, चेक गया और पैसा कहाँ आ जाएगा? बैंक में। पैसों का रूल, आया तो डेबिट, तो कहाँ आया पैसा? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट 2000 और मेरे पास से क्या गया? वो चेक इन हैंड, जो भी मैंने लेके आता पैसा आया था तो डेबिट, अभी जा रहा है तो क्रेडिट। तो एंट्री होगी टू चेक इन हैंड अकाउंट 2000। आया समझ में? अच्छे से 100 बातों की एक बात, पैसों के 3 रूप, कैश, बैंक और चेक इन हैंड। डन। चेक इन हैंड का कंसेप्ट तभी आता है जब चेक सेम डे बैंक में जमा ना हो। ऊपर वाली एंट्री में लिखा हुआ था इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ये चेक इन हैंड का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। लेकिन अगर सेम डे चेक जमा नहीं हो रहा है तो जिस दिन चेक मिल रहा है उस दिन चेक इन हैंड टू जी, और जिस दिन जमा हो रहा है उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बाय टाटा, सी यू।